तो जैसा कि हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे कि कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन में कितने प्रोटॉन होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बार मैं उसको वापस से रिकॉल करा देता हूँ। जैसा कि बताया गया था कि कार्बन का सिंबल C होता है, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है और एटॉमिक मास इसका कितना होता है 12 होता है। यानी एटॉमिक नंबर ये जो होता है परमाणु क्रमांक, उसको हम लोग कैपिटल Z से दिखा रहे थे। और तो कैपिटल Z बराबर कितना लिखे थे हम लोग 6 लिखे थे। अब बताया गया था कि अगर कोई परमाणु है तो उसमें जितना हमारा प्रोटॉन होता है, मतलब परमाणु क्रमांक, वही उसका प्रोटॉन होता है। तो इसका प्रोटॉन कितना होगा 6 होगा। अगर परमाणु के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है तो जितना प्रोटॉन का नंबर होता है उतना ही इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर इसमें कितना होगा, वो भी हमारा 6 होगा। उसके बाद परमाणु भार कितना होता है 12 होता है, और परमाणु भार को हम लोग दिखाते हैं कैपिटल A से, तो ये कितना होगा 12 होगा। और अगर हमें न्यूट्रॉन निकालना है तो न्यूट्रॉन निकालने का सबसे बढ़िया तरीका आपको बताया गया था कि परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करेंगे। यानी एटॉमिक मास में से अगर एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो हम लोग का न्यूट्रॉन निकलेगा। तो न्यूट्रॉन कितना होगा 6 हो जाएगा। इसके बाद ये भी बताया गया था कि हमारे पृथ्वी पे जो अर्थ क्रस्ट होता है, अर्थ क्रस्ट यानी जो पृथ्वी का सतह होता है, इस पे हमारा कार्बन कितना पाया जाता है। तो इस पे हमारा कार्बन 0.02% पाया जाता है, ये बताया गया था। ये कार्बन का परसेंटेज होता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है, तो हमारे मिनरल होते हैं। मिनरल में हमारा कार्बन मोनो वो हो गया, पोटेशियम कार्बोनेट हो गया, सोडियम कार्बोनेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, पेट्रोलियम हो जाएगा, कोल हो जाएगा, इन सब के फॉर्म में पाया जाता है। उसके बाद जो हमारा एटमॉस्फेयर होता है, एटमॉस्फेयर में हमारा जो कार्बन होता है 0.03% पाया जाता है। किसके फॉर्म में पाया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारा होता है ये हमारा कलरलेस ऑर्डरलेस गैस होता है। मतलब कलरलेस ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि इसका कोई कलर नहीं होता, रंग नहीं होता है, तो कलरलेस हो गया। ऑर्डरलेस का मतलब होता है कि इसका कोई स्मेल नहीं होता है। अगर कहीं पर भी कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो तो उसको हम लोग स्मेल करके नहीं बता सकते। और सबसे अच्छा बात होता है कि कार्बन जो डाइऑक्साइड होता है ये हमारा नॉन पॉइजनस होता है, मतलब जहरीला नहीं होता है। ठीक है। अब उसके बाद तो कार्बन डाइऑक्साइड तो जहरीला होता नहीं है, लेकिन कार्बन का ही एक और कंपाउंड होता है जिसको हम लोग CO लिखते हैं। CO को हम लोग बोला करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये भी हमारा क्या होता है, इसी के जैसा रंगहीन होता है। मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई कलर नहीं होता है, और कलर नहीं होने का मतलब ये रंगहीन होगा। तो देख करके हम लोग इसको पहचान नहीं सकते। उसके बाद इसके स्मेल की बात करेंगे तो ये भी हमारा क्या होगा, ऑर्डरलेस होता है। लेकिन जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होता है। पॉइजनस क्यों होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में एक पिगमेंट पाया जाता है रेड कलर में, उसका नाम होता है हीमोग्लोबिन। उस हीमोग्लोबिन के साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड करता है, यानी जुड़ता है, और जुड़ करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो कि एक जहरीला कंपाउंड बनाता है। तो जिससे क्या होता है कि हम लोगों के बॉडी में ऑक्सीजन का कमी हो जाता है और इंसान डेड कर जाता है। इसीलिए कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग साइलेंट किलर गैस भी कहते हैं। तो ये समरी हो गया। अब हम लोग आते हैं कि कार्बन का कंपाउंड कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो जैसा कि बता दिया गया, इसके अलावा कार्बन हमारा प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, एनिमल बॉडी हो गया, प्लांट हो जाएगा, जितने भी हम लोग डेली के लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे मार्कर है, इंक है, उसके बाद टेलीविज़न है, कंब है, कंघी यानी है, ये सब तमाम प्रकार के जितने भी सिस्टम होते हैं इन सब में हमारा क्या होता है, कार्बन पाया जाता है। कोयला को भी बर्न करने पर पाया जाता है, तो कोयले में भी हमारा कार्बन पाया जाता है। तो ये टोटल कार्बन हो गया कि मतलब कार्बन कहाँ कहाँ पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कि कार्बन हमारा जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, आयनिक बॉन्ड क्यों नहीं बनाता। लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता दूं कि कोई भी एलिमेंट हो गया या एटम हो गया वो बॉन्ड क्यों बनाता है, तो उसके पीछे का रीज़न समझते हैं। पीरियोडिक टेबल में जब आप देखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में आवर्त सारणी, तो इसमें एक ग्रुप आता है 18, ग्रुप 18। इसमें कुछ हमारे एलिमेंट होते हैं, जैसे एलिमेंट हमारा एक होगा हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन,
ज़ीनान, एक और होता है रेडॉन होता है, उसको मैं छोड़ देता हूँ, उसको मैं नहीं लिखूँगा। तो यहाँ पे जो हीलियम होता है, हीलियम के जो आउटर मोस्ट सेल में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नियान के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ओवरऑल बात करेंगे, इन एलिमेंट को जब नेचर में देखा गया तो ये हमारे क्या थे, सिंगल फॉर्म में पाए जाते थे। जैसे अगर यहाँ पे He लिखा है तो ये He के फॉर्म में पाया जाता है, कभी भी He2 के फॉर्म में नहीं मिलेगा। तो इसके पीछे का जब रीज़न चेक किया गया तो रीज़न ये निकला कि ये जो एलिमेंट थे अपने आप में स्टेबल थे, स्थायी थे। तो यानी बॉन्ड कौन बनाता है, बॉन्ड वही बनाते हैं जो स्थायी नहीं होते हैं। तो ये एलिमेंट स्थायी थे। तो वहाँ पे बोल दिया गया कि जिन एलिमेंट के बाह्य सेल में, बाह्य सेल का मतलब होता है कि एलिमेंट का जो सबसे लास्ट वाला सेल होता है, बाहर वाला सेल होता है, उसे हम लोग बाह्य सेल कहते हैं। जिन एलिमेंट के बाह्य सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा या 8 इलेक्ट्रॉन होगा, वो रासायनिक रूप से क्या होंगे, निष्क्रिय होंगे, यानी वो किसी के साथ क्रिया नहीं करेंगे। तो कार्बन के अलावा या फिर जितने भी एलिमेंट होते हैं वो इनके जैसा ही बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बाह्य कोश में या तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए या 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, जिससे वो रासायनिक रूप से क्या हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे। तो इसीलिए हर एलिमेंट क्या चाहता है कि बॉन्ड बनाए, और बॉन्ड बना करके या तो अपने बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन बना ले, जिसको हम लोग डुप्लेट कहते हैं, या अपने बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन बना ले, जिसे हम लोग ऑक्टेट कहते हैं। तो इसीलिए एलिमेंट हमारा बॉन्ड बनाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो कार्बन होता है वो आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। इसके पीछे का रीज़न क्या होता है समझते हैं। देखिए, जो कार्बन होता है, कार्बन के ऊपर 4 नेगेटिव चार्ज लाना या 4 पॉजिटिव चार्ज लाना दोनों ही बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। अब ये कैसे होता होगा चेक करते हैं। मान लीजिए कार्बन है, एटॉमिक नंबर 6 होता है। अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 2 और 4 होगा। तो कार्बन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 4 इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को ऑक्टेट कंप्लीट करना है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसके लिए मान लीजिए अगर कार्बन हमारा है तो कार्बन पहले 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, मतलब ग्रहण करेगा, तो कार्बन के ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन में जोड़ेंगे तो 1 और नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट में जितना इलेक्ट्रॉन हम लोग जोड़ेंगे उसके ऊपर उतना माइनस चार्ज आएगा, और उस एलिमेंट से जितना इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके ऊपर उतना प्लस चार्ज आएगा। तो कार्बन में 1 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो 1 माइनस चार्ज, जब 2 जोड़ेंगे तो 2 माइनस चार्ज, 1 और जोड़ेंगे तो 3 माइनस चार्ज होगा। और इसी कार्बन में जब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो कार्बन के ऊपर टोटल 4 माइनस चार्ज आ गया। अब ज़रा समझिएगा, रीज़न ये है कि जब कार्बन के ऊपर 1 इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया तो 1 माइनस चार्ज आया, जब 1 इलेक्ट्रॉन और जोड़ेंगे तो 1 और माइनस चार्ज आएगा। तो अब आपको पता होगा कि जहाँ पे सेम चार्ज होते हैं वहाँ पे रिपल्सन होता है। तो जब रिपल्सन होगा तो यहाँ पे माइनस माइनस के बीच एनर्जी बढ़ जाएगा, और जब एनर्जी बढ़ जाता है तो केमिस्ट्री में एक सिस्टम चलता है, कहा जाता है कि जिस भी एलिमेंट या कंपाउंड का एनर्जी ज़्यादा होता है यानी ऊर्जा ज़्यादा होता है वो रासायनिक रूप से अनस्टेबल होता है, और जिस सिस्टम का एनर्जी कम होता है वो रासायनिक रूप से स्टेबल होता है। तो इसीलिए कार्बन हमारा 4 नेगेटिव वाला आयन नहीं बना पाता, यानी एनायन नहीं बना पाता। अब अगर हम लोग कैटायन के फॉर्म में देखेंगे तो अगर ये कार्बन है, कार्बन में से अगर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे हम लोग बाहर तो बनाएगा C+, फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो बनाएगा C++, 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो बनाएगा हमारा C++, यानी कार्बन के ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज। 1 इलेक्ट्रॉन और निकालेंगे तो कार्बन के ऊपर कितना पॉजिटिव चार्ज आएगा, 4 पॉजिटिव चार्ज। तो जैसा कि हम लोग देख रहे थे, तो अगर कार्बन लिखते हैं तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 4 होता है, तो आउटर मोस्ट सेल में 4 ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो यानी जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉन निकालते हैं किसी भी परमाणु या एटम में से, तो हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा से निकालते हैं, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन का कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता है। तो जब यहाँ से कार्बन से 1 इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा तो कार्बन पे 1 प्लस चार्ज आने का मतलब होता है कि इसके बाह्य कोश में 3 इलेक्ट्रॉन बचा। फिर 1 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो इसका मतलब इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 प्लस चार्ज आ गया। 3 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब 3 प्लस चार्ज आ गया, और 4 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन 0 हो गया बाह्य कोश में। जब बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन 0 हो गया लेकिन प्रोटॉन फिर भी कितना रहेगा, 6 ही बना रहेगा। तो अब केवल क्या करेंगे, ये 6 के 6 प्रोटॉन, ये जो अंदर के 2 इलेक्ट्रॉन हैं इन्हीं के ऊपर आकर्षण बल लगा के खींचेंगे, तो इसका
आकार क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। यानी सबसे बड़ा आकार कार्बन का होगा, इससे छोटा आकार होगा C+ का, इससे छोटा आकार होगा C++ का, इससे छोटा आकार होगा C++ का, और सबसे छोटा आकार होगा C+4 का। तो ऐसे केस में ये दोनों सिस्टम हमारे अनस्टेबल माने जाते हैं, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इसके केस में अब कार्बन क्या करता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है हिंदी में सहसंयोजी बंध। अब सहसंयोजी बंध कैसे बनेगा इसको जरा समझेंगे। मान लीजिए हमारे दो परमाणु हैं, वो दोनों परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों परमाणु के बीच क्या होगा, बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा। अगर ये परमाणु ए है और ये परमाणु बी है तो ये दोनों परमाणु क्या करेंगे, अपना 50-50% इलेक्ट्रॉन बीच में शेयर करेंगे और एक बॉन्ड बनेगा, तो उसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंध। तो जरा कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में समझेंगे कि कोवैलेंट बॉन्ड होता क्या है। इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू डेफिनेशन लिख दिया गया है, जरा इसको समझिएगा। दो परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से जो बंध बनता है उसे सहसंयोजी बंध कहते हैं। दो परमाणु होंगे, अब वो परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं, तो उन दोनों के बीच में बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा और उनके द्वारा जो बॉन्ड बनेगा उसे हम लोग बोलेंगे सहसंयोजी बंध। अब जरा समझते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है CH4 को समझते हैं। CH4 जो होता है इसे हम लोग कहते हैं मीथेन। अब जरा समझिएगा, कार्बन जो होता है, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 हो गया, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होगा। हाइड्रोजन लिखेंगे परमाणु क्रमांक 1, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 होगा। अब यानी कार्बन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1। तो पहले ये समझिएगा कि हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा बनना चाहेगा, क्योंकि हीलियम के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जाहिर सी बात है कि हाइड्रोजन चाहेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन उसके पास शेयर होके आ जाए और वो हीलियम के जैसा बन जाए। अब कार्बन क्या करेगा, कार्बन उसके जैसा बनना चाहेगा, जैसे हमारा नियान हो गया, नियान के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। अब इसी को हम लोग चेक करते हैं कि कैसे बॉन्ड बना होगा। इस डेफिनेशन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि दो परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का साझेदारी होगा तो उसके द्वारा जो बंध बनेगा वो सहसंयोजी बंध होगा। अब देखो कार्बन लिख देंगे हम लोग। कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन को हम लोग ऐसे डॉटेड लाइन के द्वारा दिखा देंगे। अब उसके बाद कार्बन के साथ कितने हाइड्रोजन हैं, 4 हाइड्रोजन है। चारों हाइड्रोजन को हम लोग ऐसे दिखा देंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी और यहाँ पर भी। एक हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ रखेगा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न लिया जाएगा न दिया जाएगा, दोनों अपने इलेक्ट्रॉन बराबर रूप से शेयर करेंगे। ये हो गया। अगर हम लोग चेक करें, मैंने बताया था कि हाइड्रोजन किसके जैसा बनना चाहेगा, हीलियम के जैसा। तो हाइड्रोजन के बाह्य कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2 हो गए, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2, मतलब हाइड्रोजन हीलियम के जैसा तो बन गया। अब कार्बन नियान के जैसा कैसे बनेगा, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन इलेक्ट्रॉन को ऐसे शेयर करेंगे। यानी कार्बन का कितना बना, 2, 2 4, 2 6, 2 8, यानी दोनों परमाणु के बीच में क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है। और इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसे हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड बोला। अब इसको दिखाने का तरीका क्या होता है, दिखाने का तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पे कार्बन लिखेंगे,
4 हाइड्रोजन ऐसे लिखेंगे और इनके बीच में बॉन्ड बना देंगे। ये बन गया मीथेन का स्ट्रक्चर। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि एक बॉन्ड को बनाने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन लगा है? 2 इलेक्ट्रॉन लगा है। तो यानी यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब एक बात जरा ध्यान से सुनिएगा, ये जो इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉटेड लाइन के रूप में दिखाते हैं, इसे हम लोग कहते हैं LDS। हिंदी में इसको बोलते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर, मतलब लुईस बिंदु संरचना। हम लोग इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये मीथेन का स्ट्रक्चर हो गया। इसीलिए कार्बन हमारा क्या करता है? कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है 8 इलेक्ट्रॉन को बनाने के लिए। अभी इसका मैं और भी एग्जांपल कराऊंगा, लेकिन उससे पहले अब एक बात समझिएगा। जो कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं या कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं, इसको जरा इरेज कर दें। कंपाउंड ऑफ कार्बन यानी कार्बन के यौगिक होते हैं। जरा समझिएगा, जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं, पहली बात वो कोवैलेंट होते हैं, मतलब सहसंयोजी होते हैं, जो कि मैंने अभी बता दिया। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो भी कम होता है। इसको जरा समझिएगा। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब होता है हिंदी में गलनांक बिंदु। अगर कोई हमारा ठोस है वो जिस ताप पर पिघल जाएगा वो उसका गलनांक बिंदु हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है क्वथनांक बिंदु। कोई हमारा द्रव है जिस ताप पर वो क्या करने लगेगा? बॉयल होने लगेगा, वो उसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा। तो कोवैलेंट कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, ये कार्बन के केस में याद रखेंगे। और इसके पीछे रीज़न भी मैंने बताया था कि कार्बन हमारा क्या होता है? नॉन मेटल होता है, यानी इसके कंपाउंड भी कैसे होंगे? नॉन मेटेलिक होंगे। अगर मेटेलिक वाले को पहचानना है या हम लोग को आयनिक वाले कंपाउंड को पहचानना है, तो आयनिक वाला कंपाउंड पहचानने के लिए सबसे अच्छा तरीका मैंने बताया था, एक मेटल होगा, दूसरा नॉन मेटल होगा, और यहाँ पे तो सारे नॉन मेटल होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब कार्बन के जैसे ही कुछ और भी कंपाउंड होते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है। तो इन सब को भी मैं बताऊंगा, वो हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो एक बार हम लोग रिकॉल कर लेते हैं वापस से, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है कि 2 परमाणु के बीच जब इलेक्ट्रॉनों का बराबर साझेदारी होगा तो उसके द्वारा जो बंध बनेगा उसे हम लोग सहसंयोजी बंध बोलेंगे। अब वो दोनों परमाणु हमारे समान भी हो सकते हैं, अलग अलग भी हो सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था मीथेन। अब जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉटेड लाइन के रूप में दिखाते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं लुईस बिंदु संरचना, और बॉन्ड के रूप में ऐसे, यानी जब भी 2 परमाणु के बीच में बॉन्ड बनेगा उसके लिए हमको 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा भी बॉन्ड बनता है, उसको 11th में पढ़ेंगे हम लोग। अभी फिलहाल के लिए इतना ही कि जब भी अगर 2 बॉन्ड बनाना पड़ेगा, एक बॉन्ड बनाना पड़ेगा, उसके लिए 2 इलेक्ट्रॉन हमको चाहिए। यानी अब यहाँ पे चेक करेंगे तो मीथेन के संयोजी कोष में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, एक बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन और इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन, यानी मीथेन का 8 बन गया, कार्बन का और हाइड्रोजन का कितना बन गया? 2 बन गया। इसका मतलब अब ये कंपाउंड हमारा कैसा है? स्टेबल है। इसमें ना कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज है ना ही माइनस चार्ज है। आगे का जो एग्जाम्पल है, जैसे H2 कैसे बनेगा और इसके बाद N2 कैसे बनेगा, O2 कैसे बनेगा, इन सब एग्जाम्पल को हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। और उसके लिए एक बात याद रखिएगा, इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप लोग चैट सेक्शन में ज़रूर लिखें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।